क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए यहाँ पर हम ना कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला सीखा है वो है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कुछ इस तरह का हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या होता है, ए एन जो होता है ये होता है लास्ट टर्म, ये हो जाता है हमारा लास्ट टर्म। ये जो है इसको हम ए वन भी ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। जो भी दिया हुआ हो, ए हो चाहे ए एन हो, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म। एन जो होते हैं वो होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, और डी जो होता है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लें तो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन कितनी क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक है, दो, तीन और चार क्वांटिटीज है। आउट ऑफ दीज फोर क्वांटिटीज, इन चार क्वांटिटीज में से अगर कोई तीन क्वांटिटीज हमको पता है तो चौथी क्वांटिटी जो होती है उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब चार में से तीन अगर पता हो तो चौथा निकालना बड़ा ही आसान होता है। कुछ इसी तरह का ये क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 7। देखिए a आपको दिया हुआ है, d आपको दिया हुआ है और n भी आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है an, तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। an इज इक्वल टू, a तो हो गया आपका 7 प्लस n की जगह पर आपके पास आ जाएगा 8। देखिए दिया हुआ है 8 माइनस 1, d जो है वो आपका हो जाएगा 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया आपका 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको बच्चों अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में दिखता है तो हमको समझ में आता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे गलती कर देते, पहले प्लस कर देते। प्लस नहीं करना बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉडमास। अब ए एन जो है वो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 21, तो ए एन जो है दैट इज 28। तो मेरा ये आंसर आ गया है जो मुझे फिल करना था, ए एन इज इक्वल टू 28। अब देखिए आप सेकेंड पार्ट इसका, आप चाहें तो इसको कॉपी डाउन करते चल सकते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट है हमारा, हम लोगों को दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 18। देखते जाइएगा बच्चों कौन कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 18। उसके बाद d जो है वो आपका मिसिंग है। उसके बाद n आप अगर देखें तो n आपको दिया हुआ है 10, और a n जो है वो आपको दिया हुआ है 0। तो ये चार क्वांटिटीज में से देखिए आपको वापस तीन क्वांटिटीज मालूम हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। देखिए ए एन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो ए एन हो जाएगा 0, ए वन मतलब माइनस 18 है हमारा, प्लस n हमको दे रखा है 10। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 10 माइनस 1 हो जाएगा। d आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 18। 10 माइनस 1 इज 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई d इज 9d। अब इस 18 को आप यहाँ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 18 का 18, यहाँ आ गया 9d। अब ये 9 नीचे आ जाएगा इसके, तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा d। तो d आपका कितना आ गया बच्चों, 2। d इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें बच्चों, ये 11th क्लास में इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन 11th क्लास। अब देखें आप इसका थर्ड पार्ट जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज, अब यहाँ पर हमको ए मिसिंग है बच्चों, ए मिसिंग है, ए नहीं दिया हुआ है। d दिया हुआ है -3। उसके बाद n दिया हुआ है 18, और उसके बाद a n जो है वो भी हमको मालूम है यहाँ पर -5 है। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो a n की जगह पर a n ले लें। देखिए फॉर्मूला हमारे पास लिखा ही हुआ है, a n की जगह पर आप ले लें -5 इज इक्वल टू, a मालूम नहीं था छोड़ दिया हमने, n है 18, 18 माइनस 1,
d जो है वो दिया हुआ है -3, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 - 1 इज 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय -3 यहाँ पर हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 3 इज 51 प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो गया -51। अब ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 47, तो a जो है आपका वो आ जाएगा 47। दिस इज द वे इन विच यू फाइंड। अब उसके बाद आप फोर्थ वाला पार्ट देख लें। फोर्थ वाले पार्ट में कुछ जो है वो आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेसिमल में भी फॉर्मूला जो होता है वो तो बदलता नहीं है, सीधा सीधा ही आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फोर्थ पार्ट आप देख लें बच्चों, बहुत इजी होती है मैथ्स, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना है। ए आपको दिया हुआ है -18.9, उसके बाद जो डी है वो आपको दिया हुआ है 2.5, उसके बाद एन आपको मालूम नहीं है, उसके बाद ए एन जो है वो आपको दे रखा है 3.6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दें, सबसे पहले ए एन पुट कर दें, ए एन इज इक्वल टू 3.6 हो गया आपका, ए है -18 प्लस एन आपको मालूम नहीं है तो n - 1 हो जाएगा, डी की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -18.9 है बच्चों, ये सॉरी यहाँ पर आ गया -18.9। अब 3.6 इज इक्वल टू -18.9 और यहाँ पर आ जाएगा +2.5n -2.5। अब यहाँ पर आप शिफ्ट करें तो n वाले को छोड़ दें, बाकी सबको शिफ्ट कर लें, तो 3.6 प्लस 18.9 ये यहाँ आ गया है, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2.5 इज इक्वल टू 2.5n। अब इनको आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 + 6 15 + 5 हो जाएगा आपका 20, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 2 इज 15, ये हो गया आपका 25.0, तो ये आ गया आपका 25.0 इज इक्वल टू 2.5n। अब ये हो जाएगा 25/2.5 है, तो 2.5 का अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें तो ऊपर जो है वो 10 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपके वो आ गए हैं 10, n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर आपने एक चीज को समझा होगा कि हर जगह कोई ना कोई क्वांटिटी मिसिंग है एक, और उसको हमें फाइंड करना है, लेकिन 3 हमको पता है, तो 3 अगर हमको पता हो तो बड़ी आसानी से चौथी क्वांटिटी जो होती है उसको मैथ्स में फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में। अब ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड an वी हैव टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने d 0 दे दिया है, मतलब ये क्लियर कर रहे हैं कि AP में कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 हो सकता है, दैट मीन्स कोई सीक्वेंस पूरा का पूरा एक जैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख लें an मालूम नहीं है, a हो जाएगा आपका 3.5 प्लस n है 105 -1 हो गया, d की जगह पर आपने लगा दिया 0। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 105 - 1 104 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 3.5 प्लस 0, तो an इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.5। मतलब इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 3.5
होंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। यहाँ भी हमको लगाना वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का तरीका जो है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है 30th टर्म। क्या फाइंड करना है आपको? 30th टर्म। 30th टर्म मतलब यू हैव टू फाइंड A30। तो 830 जो है, अगर मैं इसको यहां से निकालना चाहूं A1 प्लस 29D यूज करके, तो भी मेरा काम हो जाएगा। A1 प्लस 29D से भी मेरा काम हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पर जनरल टर्म यूज करके भी निकाल सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए, जनरल टर्म अगर मैं यूज नहीं करता हूं ना, तो भी ऑटोमेटिकली जब मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये जनरल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है 30th टर्म, तो A30 यहाँ पर आ गया, A1 की जगह पर 10। अब मुझे और क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पर D चाहिए। तो D निकालने के लिए मैं क्या कर दूँ? 7 माइनस 10 कर देता हूँ, A2 माइनस A1, तो दिस विल प्रोड्यूस -3। तो D जो है मेरा वो क्या आ जाएगा? -3। n मुझे पता ही है कि 30 है, n मुझे पता ही है कि 30 है, तो यहाँ पर d मेरा आ चुका है -3। n मुझे पता था कि 30 है, तो ये हो गया 30 माइनस 1। d जो है वो क्या बन गया मेरा? -3 बन गया। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर ना A30 लिखने का मेरा रीजन सिर्फ इतना है कि जिस टर्म को आपको फाइंड करना है उसको आप लास्ट टर्म मान करके सॉल्व करेंगे, तो हर बार आपका आंसर जो होगा वो बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। क्योंकि an मतलब यहाँ पर A30 है, मेरे हिसाब से 30th टर्म जो है वो लास्ट टर्म है जो मुझे फाइंड करना है। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस, ये देखिए 29 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ गया, A1 प्लस 29D। अब ये हो जाएगा A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है हमारे पास -77। तो ये C जो होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर 11th टर्म निकालना है। अब देखिए, मैं इसको पूरा फॉर्मूला नहीं लगा के डायरेक्ट जनरल टर्म में डाल देता हूँ, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। A1 प्लस 10D इज इक्वल टू A11, ये मुझे निकालना है। अब यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? मुझे A1 की ज़रूरत है, वो मैं जानता हूँ कि मेरे पास है, -3 आ गया है, प्लस 10। अब मुझे क्या चाहिए? D चाहिए। तो D क्या होगा बच्चों? A2 माइनस A1 होगा। A2 है -1/2। अब ये नेगेटिव साइन तो लगेगा ही लगेगा, भले ही यहाँ पर नेगेटिव है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये लगा हुआ है, क्योंकि A2 में से A1 को आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर A1 नेगेटिव है, इसलिए यहाँ आएगा -3। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3। तो यहाँ पर बन गया -1 प्लस 6/2। तो दिस विल प्रोड्यूस 5/2। यहाँ पर आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा? 5/2। ये मेरा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू A11। 2 5 10, ये हो जाएगा -3 प्लस 25 इज इक्वल टू A11। A11 मीन्स 11th टर्म। तो यहाँ पर आ गया आपका 22 इज इक्वल टू A11। तो B इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं और इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब जहां भी बॉक्स में टर्म मिसिंग है वो हमको फाइंड करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहां पर अब आप देख लें, सबसे पहले तो कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं? 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स तो खाली है और 2 नंबर्स मुझे यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? वी हैव 3, टोटल नंबर ऑफ 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 इज इक्वल टू 2, A2 आपको मालूम नहीं है,
और A3 जो है वो आपका है 26। अब अगर मैं जिस A2 को मुझे फाइंड करना है, अगर मैं उसको फाइंड करने जाऊं जनरल टर्म से, तो मेरे पास कंडीशन आ जाती है A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस डी। A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस डी। अब मेरे पास D तो है नहीं, सिर्फ A1 है। अब देखिए A3 भी है मेरे पास एक टर्म, ये बनता है A1 प्लस 2D। अब बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये थर्ड टर्म तो मुझे पता है यहाँ कि 26 से, देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया 26। अब यहाँ पर क्या है, मुझे A1 भी पता है, तो ये ले लिया मैंने 2 प्लस 2D। देखिए बड़ा आसानी से हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। तो ये आ जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 2D। तो D इज इक्वल टू हो गया आपका 24/2। तो यहाँ से आपको D जो है वो मिल गया 12। अब A2 आपको निकालना था, A1 की जगह पर आप 2 ले सकते हैं, और D जो है उसको आप फाइंड कर चुके हैं कि ये 12 है। दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 12, दैट इज 14। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है आपको, A1 मिसिंग है, A2 आपको मालूम है, तो A2 क्या होता है, A1 प्लस D होता है, हमको पता है। बिल्कुल सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ज्यादा सीधा सीधा आप जनरल टर्म लगा करके और आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब A2 मुझे पता था, बिल्कुल सीधा ले लिया, A2 इज इक्वल टू 13 A1 प्लस डी। अब सर हमको तो ना A1 मालूम है ना D मालूम है, निकालते हैं बच्चों, देखो बड़ा आसान होता है। A3 हमको पता नहीं है, A4 हम जानते हैं, तो A4 लिख दिया हमने 3। A4 होता है A1 प्लस 3D, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है A1 प्लस 3D। अब देखिए ये जो दोनों A1 है ये हमको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको ले लेते हैं नंबर 1, इसको ले लेते हैं हम नंबर 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो देखिए स्थिति क्या बनेगी। ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए 13 माइनस 3 विल प्रोड्यूस 10। 13 माइनस 3 इज 10। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 3D माइनस D 2D, बड़ा कौन है 3, तो साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस 2D। तो 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास D। मतलब आपको मिल चुका है D इज इक्वल टू -5। अब देखिए जब हमको D मिल गया है तो फिर आगे वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है। यहां पर कर दें आप बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। जी हाँ बच्चों, ये आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ना, बस बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डाल दूं तो 13 प्लस D था, नहीं 13 इज इक्वल टू A1 प्लस D था, तो ये हो जाएगा प्लस -5। तो 13 इज इक्वल टू A1 -5, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो यहां हम क्या ले लें A1, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ये देखिए बच्चों A1 इज इक्वल टू 18 आपका आ गया है। तो ये फर्स्ट तो आपका आ गया 18। अब आपको क्या निकालना था, A3 निकालना था, तो A3 के लिए आप ले सकते हैं A1 प्लस 2D। तो A3 आपका आ जाएगा, A1 जो है हमारा वो है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो यहां पर जो टर्म है वो आपका आ जाएगा 8। इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर 2 का भी।
अब चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 को देख लें। नंबर 3 जो है वो है हमारा, यहाँ पर हमको A1 पता है। जब भी A1 पता होता है ना, काम बड़ा आसान हो जाता है। A1 पता है 5, और आपको पता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। A4 आपको पता है कि 9.5 है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। तो ये हो गया 9.5। 9.5 मतलब 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19। ये हो गया 19/2। A1 जो था हमारा वो था 5 प्लस 3D। देखिए इसको यूज करके हम कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते, तो इसको शिफ्ट कर लें। ये हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9/2। अब ये 3 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, तो 3 3 हो जाएगा आपके पास 9। तो D इज इक्वल टू हो गया आपका 3/2। D इज इक्वल टू हो गया आपका 3/2। अब आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। A1 प्लस D लग जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 5 प्लस 3/2, हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो ये तो आ गया आपका 13/2। A2 आ गया आपका। A3 निकाल लो बच्चों। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 2D। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, तो ये हो गया 5 प्लस 3, क्योंकि 1 3 ज़ा होता है 3। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 8। तो एक टर्म आ गया आपके पास 13/2, और एक आ गया आपके पास 8। इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो आप इसको 6.5 भी लिख सकते हैं। तो 5 6.5 देन 8 देन 9.5। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों बड़ा आसान होता है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से बोर्ड पे उतरे हुए हों तो अच्छा होता है, लेकिन क्वेश्चंस को लिखते जाएं और सॉल्व करते जाएं ना, तो कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी होती है, हम क्वेश्चंस को 10 बार नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे ना तो सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आ जाते हैं। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट देखते हैं। हम फोर्थ पार्ट है हमारा, इज गिवन दैट ये A1 जो है वो आपको -4 दिया हुआ है, देन खाली है जगह। उसके बाद 1 2 3 4, देखिए 5 टर्म्स हो चुके, और एक छठवां टर्म इन्होंने दे रखा है हमें 6। इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर A1 दिया हुआ, जब A1 दिया होता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। अब A1 तो मालूम है, तो A6 इज इक्वल टू होना चाहिए A1 प्लस 5D अकॉर्डिंग टू रूल, जनरल टर्म से। तो ये हो गया है 6। A1 है हमारे पास -4 प्लस 5D। तो 6, ये 4 शिफ्ट हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5D। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D। तो 10/5 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पर D जो है वो आपको मिल गया है 2। D इज इक्वल टू 2। तो अब A2 आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। A2 होगा आपका A1 प्लस D। A1 आपको मालूम है कि -4 है, और D भी आपको पता है कि 2 है। तो A2 जो है वो आपका आ गया -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया -2। अब देख लें आप A3 होगा आपका A1 प्लस 2D। तो A3 की जगह पर आप कुछ लिख नहीं सकते, A1 को ले लें आप -4 प्लस 2। D जो है हमारा वो 2 है,
तो ये हो गया 2 इंटू टू, तो A3 इज इक्वल टू -4 + 4, तो A3 जो होगा वो आ गया आपका 0। अब आप A4 निकाल सकते हैं। A4 निकालने के लिए आप करेंगे A1 + 3D, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4 + 3 × 2, तो ये प्रोड्यूस करेगा -4 + 6, तो दिस विल प्रोड्यूस 2। A4 जो है वो 2 हो जाएगा। तो A5 जो है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 है और ये -2 है। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद मुझे लगता है 5th पार्ट जो है उसको आप लोगों को खुद करके देखना चाहिए। अगर आपको वो पार्ट नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू बच्चों।